हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी बच्चे? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर, आवाज़ आ रही है। एंड प्रेजेंटेशन भी विजुअल है आपको। अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर, आवाज़ आ रही है। हिमांशु, वेरी गुड। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार रुकना, बस जल्दी से मैं सभी बच्चों को फॉरवर्ड कर दूं ग्रुप पे। चलिए, सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी उम्मीद करते हैं। हाय मुकेश, कैसे हैं आप? शुभम, ऑल ओके? हाँ, ऑल ओके। ओके ओके सर। कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का करेंगे? शुभम, हम लोग करेंगे जीएस का। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कल एक्चुअली मैं कराया भी था तो कल कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, मैं नहीं करा पाया जल्दी जल्दी में। तो आज फाइनली वो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ गया यार? है ना। कल जो मैंने कराया था वो भी 2019 का ही था, CDS 1 का। लेकिन कल आई थिंक हमने 40 क्वेश्चंस कराए थे, उसके ऊपर नहीं करा पाए थे। तो आज टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। 41 से स्टार्ट होगा क्वेश्चंस, 41 से लेके पूरा 120 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं साथ में। ठीक है, फाइन, ग्रेट। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 2019 का पेपर है, जिसका जिसका अभी अप्रैल में पेपर होने वाला है उनको इस पेपर से बहुत अच्छा आइडिया लगेगा और बहुत अच्छी हेल्प भी होगी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस सर। बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये रहा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाई रतन सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पे क्लास की PDF और नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आइकॉनिक और प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का विचार कर रहे हैं, जय हिंद जय हिंद जतिन। अगर आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का विचार अगर बना रहे हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस दी जाती है सर, टेस्ट एनालिसिस होते हैं सर, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस दी जाती है, स्टडी मटेरियल मिलते हैं सर, और स्टडी प्लानर करते हैं कैसे कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्लस वाला भी भाग क्या है, पार्ट्स मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एसेज होते हैं ना, एवरीथिंग, वीकली टेस्ट होते हैं, ये सब कुछ आपको मिलते हैं आइकॉनिक में। और अगर आप अवॉइड करने का विचार बना रहे हैं तो प्लस के लिए भी आप इसी कोड को यूज़ करेंगे आर्कलाइव, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एज इट इज सेम आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, जिससे सर क्या है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, जय हिंद जतिन। चलिएगा, क्लास सेशन अगर आपसे हो सके तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त सर्कल सबके में। दीपक आर्या, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल अगर आप पे कोई भी हैं, सर्कल्स में हैं, सभी बच्चों को शेयर करिए, जिससे क्या हो, सभी को पेपर मिल सके। चलिए, मैं अगेन आप सबको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये एक रिवीजन सेशन है, यह एक प्रैक्टिस सेशन है, जहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्दी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन कर लेंगे।
एक्सप्लेनेशन की बात रही तो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर किया हुआ था, तो अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरी चीज़ें 6 महीने तक। नाउ पहला क्वेश्चन ये सब मैंने आपको करा दिया था, एनसीसी का जो मोटो था वो कल ही बता दिया था, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें मैंने करा दी थी। क्वेश्चन नंबर सीधे हम लोग चलते हैं 41 पे, जिससे 120 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाए। चलिए, कल हमने आप लोग को यहाँ तक करा दिया था, इसमें कोई भी छूटा हुआ क्वेश्चंस नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। द अपॉइंटमेंट इज टून विथ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये सब हमने करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको बताना है, क्या होगा जल्दी से आप सभी बताइए कि क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल पर्सनल डिस्पोजल इनकम, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रयोज्य आय के बराबर है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्सनल इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड्स, मिसलेनियस फीस फाइन्स एक्सेट्रा। मतलब ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी अच्छा है। करेक्ट आंसर सर इसका क्या होगा, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर सर इसका क्या होगा, पर्सनल इनकम, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइएगा 42 पे। वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इज इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है। वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको करता है सर, अब बताइएगा। इंटरप्ले ऑफ द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के, या डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लेक्शंस रेट इन द इकोनॉमी। करेक्ट आंसर क्या होगा, दीपक आर्या, जतीन, मुकेश, शुभम और जितने सारे बच्चे हैं इसका आंसर करिए फटाफट। मुकेश मेरे भाई एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर क्लास में रहो, ठीक है। मैं मुकेश इसीलिए कहता हूं कि रेगुलर क्लास में हो, अब इसके बीच में आप क्लास में आए नहीं, अब आज आए हो और बोल लो सर एक्सप्लेन करो। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ये PYQS है, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का मतलब आप समझ रहे हो कितना समय लग जाएगा। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट इंटू 120 कर लो, 4 घंटे की तो यही क्लास हो जाएगी 3 घंटे की। और आपको करना कितना है सर, 120 गुणे 8 कर लो, 960 क्वेश्चंस आप मेरे संग कर रहे हो। ये 960 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 2018 से लेके 2021 तक का हम आपको पेपर करा रहे हैं। या तो पेपर कर लो या तो मेरे संग एक्सप्लेनेशन कर लो, दोनों में से कोई एक काम करो। बिकॉज अगर आप चाहोगे कि सर हम पूरा पेपर कर ले, अभी आप सोचो 2021 तक का अगर मेरे संग पेपर आप 120 करके कर लोगे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आप पे काम आएगा। और ऑलरेडी जो बच्चे ऑलरेडी जा रहे हैं अप्रैल के लिए, खास करके ये उनके लिए सेशन है जो अप्रैल में पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है 3 महीने 6 महीने साल भर जहां भी उन्होंने मेहनत से पढ़ा हुआ है, ये उनके लिए खास करके है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए बात अगर होती है हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐप पे आओ, रात में 10 बजे वाली क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उन बच्चों को मिले, काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर हमें PYQS प्रैक्टिस करा दो, प्रैक्टिस करा दो। अच्छा, जो जो बच्चे बोलते हैं वही बच्चे गायब रहते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। ये देखो, ये तो हालात है, क्या किया जाएगा, डजंट मैटर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो समय उनको बता देगा कि सर कितनी इंपॉर्टेंस होती है PYQS का, ठीक है। PYQS इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए होता है, लेकिन आई डोंट नो कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको उनका रिजल्ट बताएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्शन के बारे में कह रहा है, इज अ मेथड हुज यूज कैन बी द एसोसिएट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडेक्शंस जो होते हैं एक विधि है, एक मेथड है जिसके उपयोग को निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध किया जा सकता है, किसके संग हम इसका यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेक्शन, जो इन्फ्लेक्शन अगर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या इस मेथड का यूज करते हैं। नॉमिनल GDP एस्टिमेट के लिए यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द सेविंग रेट के लिए हम इसका करते हैं, या फिक्सिंग ऑफ अ वेव कॉम्पोनेशन के लिए करते हैं, किसके लिए हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा सर, फिक्सिंग ऑफ वेज कंपेंसेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये आपका एक इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, वहां पे इसके डिटेल्स एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है
अब देखो यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन फिजिक्स का आपको दिखाई दे रहा है कि अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कार है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है सर, मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, इसका जो त्वरण होगा कार का वो क्या होगा ये पूछ रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर कार यहां से चलना चालू किया, ये यूं मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेशन मोशन में कर रहा है, किस में कर रहा है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चंस कभी एग्जामिनर नहीं दे सकता। दीपक आ रहा है, कह रहे हैं सर ए जीरो। क्वेश्चंस का ऑप्शन आराम से पढ़ो, पहले ऑप्शन बहुत पास पास का है। दीपक ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन किया हुआ एग्जामिनर ने दिया हुआ था 2019 में सीडीएस 1 में। ऑप्शन को पढ़ो, यहाँ पे लिखा है जीरो, यहाँ पे लिखा है अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, एक शून्यतर स्थिरांक की बातें कर रहा है और एक जीरो लिखा है, नॉन जीरो बट नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे नॉन जीरो है बट कांस्टेंट स्पीड होगी ना, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, मूव करेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नॉन जीरो, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो लिखा हुआ है तो नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड दीपक, अब चीजों को आपने समझा है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट उसके ऑप्शन इतने क्लोज करके एग्जामिनर देता है कि बच्चे वहीं कंफ्यूज होकर आंसर करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपको आ गए 45 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के आंसर करिएगा। एन इको इज हियर्ड आफ्टर अ 5 सेकेंड, मतलब जो हमारे को आवाज सुनने की बातें कह रही है 5 सेकेंड बाद, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड विच मूव विद अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है, ध्यान रखिएगा, 5 सेकेंड टाइम दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, स्पीड दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में आपको दिखाई दे रहा है सर, 340 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड विच प्रोड्यूस द, जहां से ये प्रोड्यूस हुआ है उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है जो भी होता है, तो टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, फॉर्मूले पे रखिए, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। अब ये सब क्वेश्चंस ये मत बोलना कि सर इसको लिख के बताओ, इतना इजी क्वेश्चंस एग्जामिनर कभी नहीं देगा आपको। करेक्ट आंसर सर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। सर क्या होता है सर, हमारे को पता है स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। निकाल लो यार आंसर, 5 × 340। अच्छा जी ठीक है, और कोई, यहाँ पे टाइम ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, तो चीज़ें हमारे को इजी लग रही है सर। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डिस्टेंस हमारे को किमी में दिया है, कन्वर्ट करना है, किमी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, चेतन वेरी गुड। और कोई आंसर बताओ जल्दी से, और कोई आंसर बताइए जल्दी से, कितना होगा सर, 0.85। ये सब क्वेश्चन इतना इजी कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो देखो फिर से एक क्वेश्चन मिला हुआ है। अब वॉट कितना सर, 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर अ डे। एक दिन में 10 घंटे यूज होता है 100 वॉट का बल्ब, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 30 डेज। अब ये कह रहा है कि 30 दिन में कितने सारे यूनिट को ये कंज्यूम्ड करेगा। अगर एक दिन में 10 घंटा ये कंज्यूम्ड करता है तो 30 दिन में कितना करेगा, 1, 10, 30 या 300 यूनिट, कितना यूनिट करेगा 30 दिन में, ये कितना यूनिट करेगा। एक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, कितने वॉट का है सर, 100 वॉट का है, एक दिन में मतलब 10 आवर्स, ध्यान रखिएगा, चलता है। तो यही कह रहा है कि 30 दिन अगर ये चलता है तो कितने यूनिट, कह रहा है कितने यूनिट ये उठाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप लोग आंसर बता सकते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सब चीज़ें हम बताएंगे भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चंस आप तो रेगुलर अपने लाइफ में निकालते होगे कि सर घर में पापा इतना यूनिट आया है, इतना यूनिट आया है, कैसे निकालते हो आप लोग। बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से, कितना यूनिट आएगा सर, 30 यूनिट आएगा। कितना आएगा सर, 30 यूनिट आएगा। दीपक 300 यूनिट बहुत हो गया हाँ वेरी गुड, 30 यूनिट 300 यूनिट बहुत हो गया। अगर आप बताओ कि 100 वॉट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, 30 दिन में पूछ रहा है कितना यूनिट उठेगा, 300 यूनिट मतलब एक बल्ब से आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऑप्शन तो ये ऐसे ही कट जाएगा।
अगर आप लॉजिक लगा के करोगे तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आप इसको काट दोगे, क्योंकि एक ही बल्ब जल रहा है, एक बल्ब के जलने से 300 यूनिट आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी 10 घंटे जल रहा है, कहां से पॉसिबल हो जाएगा? तो ये तो ऑप्शन ही ऐसे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा क्या? एक यूनिट तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 और 30, बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये नॉर्मल बच्चा भी निकाल सकता है इस तरह से एलिमिनेट करके। वेरी गुड, नेक्स्ट आइएगा। अब इसको पढ़िए आराम से, फिर आंसर करिएगा। यहाँ पे हमारे फिफ्थ शेड्यूल की बातें कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 5वां शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, उससे रिलेटेड इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? यहाँ पे लिखा है कौन सा सत्य नहीं है, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें शेड्यूल के बारे में, फिफ्थ अनुसूची लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको आराम से पढ़िए और फिर आंसर करिएगा। कोई बात नहीं दीपक, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा क्या होगा। यहां पे लिखा है नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके सर? फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आराम से सोच समझ के आंसर करिए, गलत नहीं होना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विल सेट अप टू गिव एडवाइस अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। मिजोरम मेघालय, ये बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे प्रोविजन स्पेशल दिखाई दे रहा है फिफ्थ शेड्यूल में। उसके बाद अगर सी वाला देखो तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। गवर्नर इज नॉट एम्पावर टू मेक अ रेगुलेशन ऑफ द प्रोविजनल रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दिया? नहीं चेतन, बिल्कुल वो सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है, इनकरेक्ट बोला हुआ है। वेरी गुड चेतन, अब आपने समझा चीजों को। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्वर्शन, ध्यान रखिएगा, बाउंड्रीज ऑफ अ न्यू स्टेट एंड द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ओके, हाँ जी, चलो। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, रिड्यूस, कैन नॉट चेंज बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, आई डोंट नो, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द एनी स्टेट, हाँ नेम तो अब बताओ क्या होगा, जल्दी से सोच समझ के आंसर करना। ये तो आप नॉर्मली अगर पॉलिटी स्टार्ट किए होगे तो ये सब चीज़ें पढ़े होगे आप लोगों ने स्टेट के बारे में। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? यहाँ पे पूछा करेक्ट नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से है जो कि करेक्ट नहीं है? देखो, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, बिल्कुल कर सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद सर ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस द टेरिटरी ऑफ स्टेट, इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज भी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही लग रहा है। लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ये गलत है। पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से है जो कि सही है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आराम से पढ़िए और फिर आंसर करिएगा क्या होगा। कहता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। आराम से सोच के आंसर करना क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, एज अ गिवन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, ध्यान रखिएगा, द फंडामेंटल एप्लीट एडवाइजरी जुडिशरिक्शन एट द स्टेट लेवल इन इज विद अ हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा चेतन? बाकी जितने सारे बच्चे हैं सभी लोग रिप्लाई करिए, दीपक, आर्या और मुकेश, शुभम, हिमांशु, जितने सारे हो सभी आंसर करिए, बैठिए मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे। सोचो 2019 का क्वेश्चन, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ द यूनिटरी एंड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में
एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता उत्कृष्ट है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिटरी में है, फेडरल में है, क्वासी में है, या क्वासी यूनिटरी या फेडरल में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वासी फेडरल, ओके। और कोई? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसका नो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है? बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया और मेघालय हो गया। क्या बिहार का कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है? आई डोंट नो, आप बताओगे सर है कि नहीं है? बिहार का है, आपको दिखाई देता है सर नेपाल वाली कहानी, ठीक है। तो बिहार तो ऑप्शन ही नहीं होगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बारे में हमने बताया था, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको मेरा रिवर वाला चैप्टर पढ़े होगे तो हमने वहां पे पढ़ाया हुआ है। उत्तराखंड का भी है, मेघालय का भी है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है जिसका नहीं है, छत्तीसगढ़ का। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। नेक्स्ट आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक? कौन सा ऐसा इंडियन सिटी है जो लोकेटेड नहीं है रिवर बैंक पे, मतलब किसी भी नदी के, ठीक है, नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल या कानपुर? देखो यहाँ पे सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। सर आगरा सिचुएटेड है, भागलपुर सिचुएटेड है, कानपुर सिचुएटेड है, भोपाल ही तो नहीं है सर, ये तो हमने पढ़ाया है आप लोग को। क्या सर? भोपाल सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट आओ। चलो अब यहाँ पे कह रहा है झुमरी, झुमरी तिलैया एंड मदार, ध्यान रखिए क्या सर, मंदार हिल सिचुएटेड वेयर? कहाँ पे दोनों सिचुएटेड हैं? क्वेश्चन देखो, स्टैटिक्स का पार्ट आपके एग्जाम में दिया हुआ है 2019 के पेपर में, सीडीएस 1 में। क्या लिखा हुआ है सर? झुमरी तिलैया और मंदार जो हिल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? झारखंड, बिहार, आसाम या सर वेस्ट बंगाल? कहाँ पे है सर? जल्दी से, कहाँ पे है सर? जल्दी बताना कि ये जो झुमरी तिलैया है और मंदार जो हिल है ये दोनों किस राज्य में सिचुएटेड है? झारखंड में है, बिहार में है, आसाम में है या वेस्ट बंगाल में है? जल्दी से चेतन, आंसर क्या होगा? बाकी सभी बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं सभी रिप्लाई करिए। दीपक आर्य क्या होगा? दीपक आर्य आंसर क्या होगा? इतना इजी थी क्वेश्चन है, सोचो ये स्टैटिक जीके का है और मैंने आप लोग को हिल के बारे में पढ़ाया भी है और फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। मैंने आप लोग को माउंटेन पढ़ाया है इतना डिटेल्स में, मैंने आपको रेंज के बारे में पढ़ा रखा है, मैंने आपको रिवर सिस्टम पढ़ा रखा है, मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, मैंने टाइगर रिजर्व पढ़ा रखा है, मैंने एवरीथिंग, मैंने स्टैटिक जीके के 80 टॉपिक मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे, नहीं हाँ तो क्या करें हम, क्या बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, झारखंड। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया? साउथ इंडिया के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? आराम से सोच के आंसर करिएगा। तापमान का दैनिक प्रसार कम है, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कह रहा है लेस है। वार्षिक तापमान परास क्या है सर? कम है, एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज अ लेस, या टेम्परेचर इज अ हाई, ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द ईयर, या एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड? करेक्ट आंसर क्या होगा? मुकेश सर प्लेलिस्ट भी हुए हैं क्लास की, मुकेश इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगा PYQS की, ठीक है। लास्ट ईयर का भी जाके आप देखोगे 14 नवंबर वाला, मतलब नवंबर में जाके देखोगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यही क्वेश्चन 2018 से लेके मैंने 2021 का सीडीएस 1 तक का कराया है, क्योंकि वहां पे सीडीएस 1 हुआ था, अब सीडीएस 2 हो गया है, नवंबर में हुआ है अभी रिसेंटली, तो अब जो कराएंगे वो सीडीएस 2 तक का कराएंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने एक बार करवा चुका है, ये दूसरी बार हम करवा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि बच्चे रेगुलर अगर क्लास में होंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पैटर्न चल क्या रहा है, ये सर करा क्या रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम रेगुलर क्लास में रहो, 12 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी चेतन क्या हो गया? गलत गलत दी,
अच्छा और कोई? तो बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड, क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट करेक्ट है। ये सब तो करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स कॉम्पोजिशन इज नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि लिंग संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन एग्जाम कैसे पूछता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे नॉट करेक्ट लिख देता है और बच्चे सोचते हैं करेक्ट, नॉट को भूल जाते हैं। तो ये छोटा सा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। ठीक है, तो आराम से स्टेटमेंट को पहले पढ़ा करिए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सेक्स कंपोजिशन को लेके नॉट करेक्ट है। अब आप इसको पढ़िएगा और आंसर करिएगा कि इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है इन इंडिया सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। बिल्कुल सही है ये भी हमें सही लग रहा है। थर्ड देखो, एट अ वर्ल्ड लेवल, पूरी दुनिया की बातें अगर हम कर ले तो सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल पर 100 फीमेल। ये कब की डेटा है सर? ये 2018 तक का डेटा है सर, उसके बिहाफ पे बोला जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, बिकॉज 2019 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, लेकिन इन एशिया देयर इज अ सेक्स हाई सेक्स रेशियो, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर डी। मुकेश, जो मैंने पढ़ाया है वो ऐप पे आपको मिलेगा, वो मैंने ऐप पे पढ़ाया है। ऐप पे जाओगे सब मिल जाएगा, मेरी फ्री क्लासेस में जाइएगा। आपको रिवर्स सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ना, विथ मैप मैंने पढ़ाया, मैपिंग कराया है, मैप ही मैक्सिमम मिलेगा। पहले मैंने मैपिंग कराया है, फिर उसकी मैंने थ्योरी कराई है। मेरी प्रोफाइल में जाइएगा, ऊपर आपको लिंक लिख रहा है, फॉलो रतन कुमार लिखा है ना, ऊपर आपको पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे सीधा मेरी क्लास में पहुंच जाएंगे। उसमें जाइएगा स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको दिखाई देगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 1, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 2, ऐसे करके पार्ट 9 तक मिलेगा आपको। हाँ हाँ चेतन, लेकिन डाटा को रिमेंबर करने का पता है एक ही मतलब तरीका है, वो ये है कि जब भी डेटा पढ़े तो जो आप कॉपी, जिस कॉपी पे आप नोट्स बनाते हो, ऊपर एक ऐसे करके अंडरलाइन किया होता है और इसके नीचे से आप लोग लिखना चालू करते हो, यहाँ पे डेट डालते हो, यहीं पे डेली डेटा लिखा करो। जैसे मान लो आज कोई नया डेटा मिला तो आपने यहाँ पे लिख लिया, कल जब आप स्टडी चालू कर रहे हो तो पहले इस वाले डेटा को फिर से वहाँ पे लिखो। ऐसे 3-4 दिन करोगे तो ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यही तरीका होता है सबसे बेस्ट। चलेगा। Who among the following has given the concept of human development? मानव विकास की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? Who among the following has given, किसने दिया था सर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का? आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चेतन, मुकेश और सभी लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं देगा। मतलब 2019 का पेपर अभी तक तो हमें इजी टू मॉडरेट लग रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट है, इससे ऊपर नहीं है अभी तक पेपर। किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था। किसने दिया था सर? महबूब उल हक ने दिया था। किसका सर? कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, ध्यान रखिएगा सर। पाकिस्तान में हमारा ब्रह्मोस मिसाइल गलती से हिट हो गया, हाँ हाँ सुना मैंने भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द सर्कस फ्रूट? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। Which one of the following reason is an important supplier of the citrus fruits? करेक्ट आंसर क्या होगा? नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रायदक निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत इजी है, जल्दी से। आप लोग जानते हो मेडिटेरियन सी के बारे में, रीजन के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है नैनार के बारे में। हु वर द नैनार्स? नैनार कौन थे? कौन थे? ये तो पढ़ा ही होगा मेरे भाई, कौन थे? बहुत इजी है, कौन थे सर? लीडर थे। क्या थे सर? लीडर थे। तो मतलब ये ऑप्शन दोनों कट गया, लीडर्स में दो ही दिखाई दे रहा है। लीडर हु आर डिवोटेड ऑफ शिवा, मतलब वो क्या थे? भगवान शिव के भक्त थे, या सर नीचे वाला बताओ क्या थे? बसवेश्वर। तो किसके थे सर? शिवा के थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ये गड़बड़ कर दिया हिंदी, इसमें दिक्कत आएगा। नेक्स्ट आइएगा। ओके, नाउ
अब यहाँ पे कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज फॉलोअर, ध्यान रखिएगा, ऑफ द नक्शबंदी, ध्यान रखिएगा, नक्शबंदी लीडर्स, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ठीक है, क्या है सर, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने नक्शबंदियों की नेता ख्वाजा अब्दुल बहार का अनुयायी था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है, आधे से। हुमायूं, हुमायूं, ठीक है, और कोई? करेक्ट आंसर सर हमारा बाबर होगा, हुमायूं नहीं होगा बाबर होगा। नेक्स्ट आओ। नाउ क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नॉट करेक्ट। 1919 का जो एक्ट था भारत सरकार का, उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट करेक्ट है? क्या है सर? नॉट करेक्ट है। अब आराम से सोच के आंसर आपको देना है, क्या होगा। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, हमें दिखाई दे रहा है सर। दूसरा क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स, दूसरा वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। नीचे जाने की नीड ही नहीं है, नीचे जाने की सर नीड नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 4 पिलर स्टेट के बारे में कह रहा है। 4 पिलर स्टेट आप लोगों ने सुना होगा, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटरी फॉर इंडिया वॉज सजेस्टेड बाई, किसके द्वारा सर सजेस्ट किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये भी इजी है, राम मोहन लोहिया के द्वारा क्या किया गया था सर, सजेस्ट किया गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो दो चीजें यहाँ पे बोला हुआ है, पहली बात बोल रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसी के संग बोल रहा है पार्ट 3, तीसरे पार्ट की बातें कर रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा इसमें जो है जो कि पार्ट नहीं है? कौन सा है ऐसा जो कि पार्ट नहीं है? आराम से पढ़ के आंसर करना, गलत मत करना। देखो, प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये बिल्कुल है हमारा तीसरे पार्ट में, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ फैक्ट्रीज, ये भी बिल्कुल है। आप हमेशा सुनते हो किसी को नहीं जाने देते हो बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, ये हमारे को नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, मतलब कौन सा है? नॉट लिखा है यहाँ पे, देखना एग्जामिनर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो नॉट शब्द, जो वर्ड है वो नॉट, हर जगह इन्होंने इन्वॉल्व कर करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कपास की खेती के लिए एक भौगोलिक जोग्राफिकली आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कौन सा नहीं है? टेम्परेचर बोल रहा है रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस और मोर इन समर है, या मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल है सर, मीडियम लो सॉइल एंड अ गुड ड्रेनेज है सर, मतलब एरिया फैला हुआ, ग्रोइंग पीरियड ऑफ द लिस्ट 100 रोस्ट फ्री डेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है नॉट जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइएगा। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोमा, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। शीतोष्ण शंकुधारी जिसे कहते हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है? यहाँ पे लिखा है इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ये हो जाएगा वेरिएशन ऑफ एनुअल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो पिक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लिस्ट 1 में पिक दिया हुआ है, लिस्ट 2 में हिल्स का नेम दिया हुआ है, ठीक है। अन्नामुड़ी के बारे में कह रहा है, ठीक है, डोडा पेटा के बारे में कह रहा है, धूपगढ़ के बारे में कह रहा है, गुरु शिखर के बारे में कह रहा है, ये सब हमारा पिक है। अब इसका हिल नेम पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे। करेक्ट आंसर सोच के आंसर करिएगा, बहुत ईजी है आंसर, नंबर अन्नामुड़ी से ही निकल जाएगा, अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी से ही आपका आंसर निकल जाएगा, और एक गुरु शिखर से आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आपके सामने है। अनाईमुड़ी जो है, अगर आप सोचो ये कहाँ है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी नीचे आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ये तो बहुत ईजी है।
तो ऑप्शन नंबर 4 ए में हमारे को सी और डी दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा चेतन, बहुत अच्छा। और अगर हम गुरु की बातें कर ले तो ये हमारा कहाँ जाएगा सर जी, हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, अरावली। कहाँ पे पढ़ा है सर, अरावली। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा सर, सी हमारे को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता हूं, कोरल रीफ के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में ये फाउंड नहीं है, यह बताया जाता है, कहाँ पे नहीं पाई जाती है, किस रीजन में नहीं पाई जाती है। लक्षद्वीप है सर, गल्फ ऑफ कच्छ है सर, गल्फ ऑफ मन्नार है सर, या कॉम्बे है। कॉम्बे के बारे में मैंने पढ़ाया है, ये सर गुजरात वाला एरिया है, अगर आपको याद हो तो यहाँ से कुछ गिरता है, कुछ याद कर, मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाईएस्ट रेंज, सतपुरा रेंज। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका होगा गल्फ ऑफ कॉम्बे। नेक्स्ट आइएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, मतलब कि एक राज्य में पटसन जूट जिसे कहते हैं कि खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। हाँ, सारे हाईएस्ट पिक थे। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली कल्टीवेटेड बताना है जूट के लिए, किसके लिए सर, जूट के लिए। नॉट लिखा है, ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, तो सर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा सर, आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेम, ठीक है, the site that gives valuable information about the India's maritime link on the कोरोमंडल कोस्ट, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्रीय संपर्कों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले स्थल का नाम बताइए, क्या नाम है। क्या नाम है वो बताना है आपको। ये है हमारा अरिकामेडू, क्या है सर, अरिकामेडू। नेक्स्ट, वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिलीड फाउंड इन इंडिया, मतलब यहाँ पे कह रहा है चिलीड्स का जो क्वांटिटी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। आराम से सोच के आंसर दीजिएगा। एक क्या, एक तरह की ये क्या है सर जी, तो एक तरह की फिश है, क्या है सर, फिश है सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये पूछा है, लार्जेस्ट क्वांटिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सर जी कहाँ पे, बैक वाटर्स में, जो कि ये कहाँ पे है सर, केरला में, बैक वाटर्स ऑफ केरला लिखा भी है। वेरी गुड। हाँ, ओल्ड तो देता है एग्जामिनर, न्यू थोड़ी देता है, न्यू तो करंट अफेयर का पार्ट बन जाएगा। चलेगा, अब यहाँ पे कह रहा है ग्रीक फिलोसफर के बारे में कह रहा है, क्वाइन द टर्म जियोग्राफी इन द 3rd सेंचुरी BCE, मतलब तीसरी शती BCF, ध्यान रखिएगा, BCE में किस ग्रीक दार्शनिक ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा था, जियोग्राफी शब्द बनाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक चीज याद रखिएगा, 3rd सेंचुरी, एग्जाम में ये सेंचुरी भी पूछ सकता है, किस सेंचुरी में, तो सर 3rd सेंचुरी में। ठीक है, किसने किया था बताना है, इक्लियड ने करा था, प्लेटो ने करा था, किसने करा था, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, फिश पार्क भी है। ओके, नाउ सभी ने आंसर नहीं दिया है, एक ही दोनों लोगों ने आंसर दिया है, और भी दे दो भाई। एटोस्थेनेज है, और कोई, आशुतोष कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी, चेतन कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, और कोई, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, अच्छा लगा देख के। आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16th सेंचुरी में कह रहा है कौन से ऐसे ऑथर थे, ठीक है, ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है, का जो राइटर है वो कौन है, ऑथर है जो वो कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, फोकस ऑन द ब्रज रीजन इन द नॉर्थ इंडिया, कौन है, टोडर मल थे, नारायण भट्ट थे, चैतन्य थे, या ग्रुप गोस्वामी थे, कौन थे। हाँ, फादर ऑफ जियोग्राफी, बहुत अच्छा, चैतन्य। ठीक है, और कोई, और कोई, तो क्या होगा, एक बार सोच के आंसर करो ना, गड़बड़ कर दोगे, ये 78 नहीं है, 73 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, पक्का श्योर हो आप इसके बारे को लेके, श्योर हो आप,
करेक्ट आंसर सर क्या होगा? नारायण भट्ट। चैतन्य नहीं होगा, नारायण भट्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चलो बोस आइंस्टीन के बारे में आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा, कंडेंसेशन स्टेट के बारे में। इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा है या कंडेंसेशन ऑफ मैटर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं चेतन, जो कंफ्यूजन है सो कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए 74 का आंसर क्या होगा? 74 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये सब तो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा क्लास 10th 11th में। चलिए इवेपराइजेशन के बारे में कह रहा है कि लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, एक्सपोज ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स मास या ह्यूमिडिटी। कितना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इट्स मास आप लोग ऐसे ही आंसर कर दोगे सर, इतना इजी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? रदरफोर्ड के बारे में कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द थीन गोल्ड फॉल, ठीक है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसके लिए सर? बहुत ईजी है सर, न्यूक्लियाई हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? न्यूक्लियस हो जाएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस। सिंपल सी बातें हैं, क्वेश्चंस इससे इजी एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, इससे इजी क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट, फूड चैन इज, फूड चैन क्या होता है ये बताना है सर। फूड चैन क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। फूड चैन क्या होता है? पासेस ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ऑप्शन नंबर सी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। सोचो 2019 का जो पेपर आपका हुआ था, कितना इजी पेपर है, इजी टू मॉडरेट पेपर है, बिल्कुल हम टफ तो कहेंगे ही नहीं कि डिफिकल्ट पेपर है, टफ बिल्कुल नहीं था, पेपर इजी दिया हुआ है। लेकिन हाँ, यही अगर हम 2018 की बातें कर ले तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। लेकिन 18 के बाद 19 में अगर आप देखो तो हमें 19 का सीडीएस 1 का पेपर इजी टू मॉडरेट दिखाई दे रहा है, इससे टफ नहीं है। और रियल में पेपर इजी है, और जो बच्चा अभी भी गलती कर रहा है तो इसका मतलब उसका बेसिक अच्छा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? कौन सा ऐसा है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? इसको तो आराम से पढ़ के आंसर आप दे सकते हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ सबस्टेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिप्रेशन। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहीं पे दिखाई दिया, नीचे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ऑन, चलिए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? क्लोरोफिल के बारे में कह रहा है, फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएट विथ, किससे जुड़ा हुआ है? तो सर ये जुड़ा हुआ है मेम्ब्रेन्स वेकल से। किससे सर? मेम्ब्रेन, झिल्लियां जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक्स डिवाइडेंट क्या होगा सर? क्वेश्चंस देखो, ओटीए 2019 का, ठीक है, इजी टू मॉडरेट दिया है, इससे बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा कि जो बिगनर होंगे उनके लिए भी बेनिफिशियरी है, और जो कई बार तैयारी की उनके लिए भी बेनिफिशियरी है। मैं अगेन आप सभी को बोल रहा हूँ कि जितने सारे क्वेश्चंस हम आपको सीडीएस का PYQS करा रहे हैं, देखो मेरा एक चीज़ हम आपको कट एंड क्लियर बताते हैं शब्दों में, ठीक है, इन्फिनाइट, ऑप्शन डी कह रहे हैं, ठीक है, और कोई? ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मैं आपको PYQS करा रहा हूँ, मैं कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इन्फिनिटी, चेतन और जितने सारे बच्चे हैं, क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हम आपको कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम हुबहू वही पेपर करा रहे हैं 120 क्वेश्चन जीएस के, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। बस हम आपको एज इट इज पेपर नहीं करा सकते क्योंकि उस पर कॉपीराइट भी लग सकता है, तो पेपर को एज इट इज हम नहीं ला रहे हैं, हम उसको अपने टाइपिस्ट से टाइपिंग करवा दे रहे हैं। ये रहा आपका पूरा टाइपिंग किया हुआ मटेरियल्स, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि सर 120 क्वेश्चन अगर जीएस के हमें करना है, उसमें करंट अफेयर भी है, तो 120 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कहाँ कहाँ से एग्जामिनर दे रहा है, किस किस चैप्टर से दे रहा है। जैसे चेतन ने 2018 का मेरे संग दोनों किया हुआ है, चेतन ने 2019 का अभी मेरे संग फर्स्ट कर रहे हो, तो इनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर फर्स्ट वाले में ये चेंजिंग आई थी, 19 वाले में हमें ये दिखाई दे रहा है। अभी जब हमारे संग चेतन 19 के बाद 20 वाला करेगा तो उसको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एग्जामिनर का माइंड क्या है,
चेंजिंग कहाँ हो रहा है, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ये सभी चीजें उनको बेनिफिट मिलेगा जो 18, 19 और मेरे संग 20 करेगा। और जो 20 करेगा वही उसी बच्चे को बेनिफिट मिलेगा 22 का, क्योंकि 20 और 21 दोनों सेम एज इट इज है, थोड़ी सी चेंजिंग है। और 21 जिसने कर लिया तो उसको 22 का तो 100% बेनिफिट होने वाला है। और जो बच्चों का दिमाग में ये एक फोबिया है ना कि सर ये जो आप करा रहे हो ना इसको एक्सप्लेन करते हुए आओ, तो मेरे भाई इस फोबिया को दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आप 6 महीने बैठ के क्या कर रहे थे, आप 3 महीने बैठ के क्या कर रहे थे, आप साल भर बैठ के क्या कर रहे थे, पढ़ाई नहीं किया है कि हम अभी बैठ के एक एक चीज एक्सप्लेन करें। ये रिवीजन क्लास है। अगर हमें 960 क्वेश्चन आपको कराना है तो हम ऐसे ही पहले प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आए कि हाँ सर हमने 120 में से 80 क्वेश्चन सही किया है सर, 90 क्वेश्चन सही किया है सर, हमने 100 क्वेश्चन किया है, या हम कह रहे 30 क्वेश्चन सही किया। लेकिन आपके अंदर एक चीजें आएगा ना कि मैंने सर 120 में से 30 सही किया है, 90 हमारा गलत है, लेकिन सर नेक्स्ट टाइम हम इसको 30 से 50 कर देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना वो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी है, 6 महीने पढ़ाई करी है, 3 महीने पढ़ाई करी है, वो बच्चे मेरे संग अभी कंटिन्यूअसली बड़े हुए हैं जिनका अप्रैल में पेपर है। ठीक है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चंस आप करिए। हाँ, अगर आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक नहीं आता है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अगर मैंने नहीं किया, किसी और ने किया तो वो भी अच्छा है, लेकिन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप ये काम कर लो, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लो ना, 75 अगर कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब सिक्योर रहोगे ऐसे पूरी तरह से हो, वो भी ठीक है 65 to 70, बट हम चाहते हैं 70 ऊपर हो या 75 ऊपर हो, तो मतलब 100% सिक्योरिटी रहेगा। हाँ भाई चल टेंशन नहीं है, तो मस्त है, सोफे पे लेटे हुए मेरा ये कहना है। हाँ इंग्लिश के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश के लिए ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। अब यहाँ पे कह रहा है सिकनेस के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है सोने के लिए, फॉर स्लीपिंग सिकनेस के लिए। ठीक है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है सर। स्लीपिंग, नॉट अ स्लीपिंग, ध्यान रखिए स्लीपिंग, निद्रालु जो नींद आता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्रेम्पनोसोमो। अच्छा ठीक है, और कोई आंसर दो मेरे भाई जल्दी जल्दी, और कोई आंसर दे सकता है इसका तो बिल्कुल सही चैतन्य ने दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, 40 क्वेश्चन और है, कंप्लीट कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल की बातें कर रहे हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग अंग में चिकनी पेशियां नहीं होती हैं। किस में नहीं होती है सर, किस में नहीं होती हैं, किस में नहीं होती हैं। तो सर किस में नहीं होती है, बाइसेप में। किस में नहीं होती सर, बाइसेप में नहीं होती है। ठीक है, जिम में जाते होगे तो पता होगा, बाइसेप में नहीं होती हैं। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ नोटिस किया कि सर अभी शुरू से हमें क्या मिला था सर, जनरल अवेयरनेस मिले थे सर, फिर बीच में सर 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिले थे सर, उसके बाद सर हमें पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलते गए हैं सर, पॉलिटी के बाद सर अभी हम देख रहे हैं फिर से हमें सर बायो के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभी तक ज्योग्राफी के सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन मिला है। अब ये देखो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमें सर 3 से 4 मिले हैं, किसमें 2019 के पेपर में, दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आप देखो तो किससे आया हुआ है सर, जीए से आया हुआ है, स्टैटिक्स जीके से भी आया हुआ है, ये हमें मिल रहा है देखने को। नेक्स्ट आओ, हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइएगा, अब इंटर क्रॉपिंग के बारे में कह रहा है। व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग, जो होता है वो क्या होता है आपको ये बताना है। ये तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, फसल उगाना जिसे कहते हैं। हाँ तो ये अच्छा है ना चेतन, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कम है तो वो बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होता है, आंसर कर लोगे। स्टेटमेंट में क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि उन चैप्टर पे जिससे रिलेटेड वो स्टेटमेंट दिया है तो उन चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए, अच्छा वाला कमांड होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है सर, सी। ठीक है, 2 more और क्रॉप्स इन द डाई पैटर्न, रो पैटर्न्स। नेक्स्ट, नाउ मैग्निफिकेशन के बारे में कह रहा है, इज क्या है, आवर्धन क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन इज अ एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन, ऑब्जर्व साइज है या सर क्या है आप बताना है, बहुत इजी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
एक्चुअल साइज है। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने सुना है हमेशा सुसाइड बैग के बारे में, ठीक है, कौन सा है बताइएगा? फॉर सेल, सुसाइड के लिए। ओके, सेम फील्ड। सुसाइड बैग्स के बारे में कह रहे हैं, कौन सा जाना जाता है? लाइसोसोम सर, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है सर, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द इकोनॉमिक्स मॉडल इज नॉट करेक्ट? ध्यान रखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला हुआ है, ठीक है। इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल सही है सर। दे रिप्रेजेंट द होल ऑफ अ पार्ट ऑफ द थ्योरी, बिल्कुल सही है सर। एक्सप्रेस ओनली थ्रू इक्वेशन, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, केवल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस थोड़ी होता है, काफी अलग अलग तरीके चीजें हैं। और डी भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, नॉट करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, वैल्यू ऑफ द स्लोप, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल डिमांड कर्व इज, फिजिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। हाँ ठीक है, नॉर्मल डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, जो नॉर्मल आपको कर्व बनता है डिमांड का, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, जीरो कहते हैं, सर इनफाइनाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नॉर्मल होता है और कर्व बनता है तो अब उसको हम नेगेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं सर? नेगेटिव कहते हैं। नहीं 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 चेतन, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। वैल्यू ऑफ स्लोप, जब किसी चीज की वैल्यू के बारे में कह रहा है, उसका स्लोप जो होता है नॉर्मली अगर वो कर्व बनता है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइस फ्लोर? प्राइस फ्लोर की बातें कह रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा आपको ये बताना है। तो इजी है, एमएसपी बोल रहा है, ठीक है, ज्वार इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये काफी न्यूज में भी था, सुना भी होगा अभी रिसेंटली, 18-19 का है लेकिन न्यूज काफी था, किसी स्थान वाले को लेकर उसमें काफी यूज आ रहा था। लाइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड in determining the minimum support price MSP in India। चलो 100% आंसर यहाँ से मिल जाना चाहिए, यहाँ से तो 110% आंसर मिल जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी। 90 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कह रहा है, नॉलेज नहीं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ नहीं, एक्सेस टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोविजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट आइएगा, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, गिनी के बारे में कह रहा है, गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी? ध्यान रखिएगा, सोच के बताइए, रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए करते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स के लिए करते हैं, इनकम इनक्वालिटीज को करते हैं, या पर्सनल इनकम के लिए करते हैं? किसके लिए सर करते हैं ये आपको बताना है, तो होगा इनकम इनक्वालिटीज के लिए, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल चेतन। नेक्स्ट, अब इसको पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन दोनों में से, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन दोनों में से, ठीक है। पार्टिकल ऑफ अ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ओन, बिल्कुल सही है सर। और फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, बिल्कुल सही है, दोनों आपस में करते हैं। पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैविंग, क्या होता है, दोनों के बीच में तो एक्टिंग फोर्स लगते हैं, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चलिएगा, लो जी, वाष्पीकरण की बातें कह दिया, कब इंक्रीज करती है सर? सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड या टेम्परेचर? डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, प्लाज्मा। करेक्ट आंसर इसका बताइए, 93 का आंसर क्या होगा? आशुतोष करेक्ट आंसर क्या होगा प्लाज्मा, क्वेश्चन नंबर 93 का? तो क्या होगा, एन इंक्रीज ऑफ अ सरफेस एरिया, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलेगा, एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट देन द टाइम एक्स एक्सिस, ध्यान रखना एक्स एक्सिस वर्सेस डिस्टेंस वाई एक्सिस, ठीक है, ग्राफ इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 45 पॉजिटिव,
या 45 नेगेटिव स्लोप। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इज हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा सर? हॉरिजॉन्टल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्सचर। मिक्सर को लेके आपको क्या करना है? कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। किससे लेके सर? मिक्सर, अबाउट मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर को लेके बताना है। सबस्टेंस कैन बी द सेपरेट इनटू अ अदर। Substance can be separated into other kinds of matter by any physical process। क्या ये चीज सही कही जा रही है अबाउट अ मिक्सचर? मिक्सर को लेके आपको ये बताना है सर। नहीं, a substance can be separated into the other kind of matter by the any physical process। नहीं, ये तो गलत कही जा रही है बातें। Dissolved sodium chloride can be separated from a water by the physical process of the evaporation। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ओनली टू करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं सर। पता नहीं स्ट्रीमिंग क्यों ऐसा लेट हो रहा है, आप लोग के पास क्वेश्चन लेट जा रहा है, हमारा क्वेश्चन आगे जा रहा है। स्ट्रीमिंग को लेके गड़बड़ कुछ हो रहा है यार, क्यों हो रहा है ऐसा? कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट की बातें कहा हुआ है? नॉट करेक्ट बोला हुआ है। आइसोबर ऑफ एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहीं पे दिख गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, speed of moving the magnet inside a coil increases, the electric current in the coil is increases, decreases, reverse, remain as same। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या करेगा सर? इंक्रीज ही तो करेगा यहाँ पे। इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेस, देन क्या हो जाएगा सर? करंट ऑल्सो भी इंक्रीजेस कॉइल का। हाँ, सेम प्रेशर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स of a note that is 1 octave higher than 500 हर्ट्स is। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्वर की आवृत्ति हर्ट्स में अगर 500 हर्ट्स से एक अष्टक उच्चतर है तो क्या है ये बताना है सर। 3,750,000। हाँ ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000। चलिएगा, ये तो सभी बता देंगे, राज्यसभा से रिलेटेड है। विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, डिक्लेयरिंग अ वॉर, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा 100 का? तो बिल्कुल इजी है सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? सॉइल गेटिंग अ वेरी डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, sequential phase in the successional development of the vegetation and the community in a habitat। करेक्ट क्या है आपको ये बताना है आराम से। माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबिलिटी, न्यूट्रिशंस। हाँ जी सही है। देखो यहाँ से एक ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक ही में हमारे को लेगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी तो ऐसे ही बन जाएगा। सी होगा चेतन, सी होगा, ऐसे ही बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, पहले ही हमें दिख गया है अलग से। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट ब्लैक सी एंड कैप्सियन सी के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैप्सियन सागर को अलग करता है, कौन सा? ये तो अभी काफ़ी यूक्रेन ब्लैक सी के बारे में तो अभी आप लोग पढ़ भी रहे होगे, यूक्रेन रशिया की कहानी। रशिया ने ब्लैक सी में काफ़ी अपने मतलब शीप को खड़े कर दिए, ये सब कहानियाँ भी सुना होगा। तो उसी से रिलेटेड है, मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है एक बार आप लोग को। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? कॉकेशस, कॉकेशस। नेक्स्ट, rain caused by the thunderstorm during the hot weather session mid-March to mid-June कर्नाटका are called। कर्नाटका के ग्रीष्म, ध्यान रखिएगा, ऋतु के दौरान तंडित सजाओं के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है? बी या ए? अच्छा,
105 का आंसर बताना है क्या होगा। तो इसको चेरी ब्लाज्मम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चेरी ब्लाज्मम कहते हैं सर हम लोग। चलिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। 106 का सभी लोग जानते होंगे सर, वुलर लेक। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब उसका आंसर तो क्वेश्चंस यहाँ पे बगल में है, ठीक है। क्वेश्चंस स्टेटमेंट यहाँ पे ये है। ग्रीक ट्रैवल के बारे में कह रहा है, मोस्ट इम्प्रेस फर्टिलिटी ऑफ इंडिया सॉइल एंड द एनर्जी एबिलिटी ऑफ हर कल्टिवेटर्स। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा आप पढ़िए, एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्योर। दोनों स्टेटमेंट को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो चलो अब आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके ये रहे, अब आराम से पढ़ के आंसर दीजिए क्या होगा दोनों का। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 107। तो इसको पढ़िएगा। देखो स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है हमें, है ना चेतन? स्टेटमेंट क्या है सर, हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी बन जाएगा। 8 में आ जाओ। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन बिगन इन पंजाब विद द स्टूडेंट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय द लाला लाजपत राय इन जनवरी 1921। आराम से सोच समझ के आंसर देना है। तो ये तो हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, पहला वाला, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रहा है। सिख डोमिनेंट की बातें कह रहा है, सेंट्रल पंजाब, ठीक है। कंट्री साइड वॉज द स्टेयर बाई द पावरफुल अकाली, इससे है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हमें मिलेगा सर, बी ही मिलेगा। 108 का भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 109 पे आ जाओ। वेरी गुड। 109 में आप पढ़िए पहले आराम से। ये अवध के बारे में कह रहा है, आराम से सोच के आंसर करिए, गलत नहीं करना है, ठीक है। अवध किसान सभा स्टेबलाइज इन 1920। ये कह रहा है 1920 फेल्ड टू ब्रिंग अंडर इट्स विंग किसान सभा। ओके, ठीक है। जी पढ़ लिया। चलो, ओके, बेदेखली लैंड नॉट ऑफर है, हाँ ठीक है। करेक्ट आंसर इसका आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट 1 जो है हमारा बिल्कुल सही है सर। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है सर, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर, हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 10 पे आ जाओ। अब इसको पढ़ो। स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ठीक है। लिटरेसी आउटक्रॉप नॉन कोऑपरेशन बंगाल वॉज द क्विट मर्ज कंपेयर टू द, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। करेक्ट आंसर सेम हमें दिख रहा है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी बन जाएगा। डी नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट, अलवर पूछ रहा है कौन थे सर। ये तो बहुत इजी है, अलवर कौन थे सर, नॉर्मल सी बात है, विष्णु के थे। नेक्स्ट, ओके बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। मोनाटैमिक, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हीलियम। तो करेक्ट आंसर सर हीलियम। करेक्ट आंसर सर हीलियम। ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, तो सिंपल सा है, ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सेम प्लेन गिविंग अ स्क्वायर एरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, soap solution used for cleaning purpose appears cloud. This is due to the fact that a soap miscellaneous can. तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड लाइट। नेक्स्ट, पीपल जो लोग होते हैं प्रिफर करते हैं वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सेशन। आप लोगों ने देखा भी है, आप लोग भी करते हो। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉटन क्लॉथ्स आर क्या, गुड ऑब्जर्वर होता है कि क्या होता है, आपको ये बताना है, कॉन्वेक्स होता है, रेडियस ऑब्जर्व होता है, हीट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करा देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी बोला है, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गर्मी में सूती कपड़ा क्या आराम रहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सूती हीट को खींचेगा। थोड़ा सोचो, लॉजिक लगाओ। सूती कपड़े हम इसलिए पहनते हैं जो कि हमें ठंडा महसूस होता है। नहीं, आप सूती कपड़े जो लेते हो, कपड़ा एकदम कॉटन वाला रहता है, गर्मी बहुत रहता है, तो अगर गर्मी में वो पहनोगे और हीट को अगर वो ऑब्जॉर्व करेगा, तो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो आपके बॉडी में ही तो आएगा, कपड़े अगर ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और अगर कपड़ा कुछ ऐसा हो जो कि ठंडा हो, आप क्यों पहनते हो कॉटन? कि हमारी बॉडी ठंड रहे, हीट ज़्यादा ना आए, है ना। हाँ बिल्कुल, ऑब्जॉर्व ऑफ वाटर। तो गड़बड़ उल्टा, आपने तो उल्टा कर दिया, मतलब इंसान जल जाएगा वहीं पे एट द टाइम। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्रेम्टोग्राफी के बारे में कह रहा है, वन कैन नॉट सेपरेट एम्प्लॉइंग। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका रेडियो आइसोटोप्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज मेड दैट एबव स्टेटमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हेनरी मॉसले के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा सर? हेनरी मॉसले के द्वारा ये बोला गया था। कोई बात नहीं चेतन, नेक्स्ट बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। कौन सा ऐसा है जो कि एसिड को विटामिन सी में हम कंसीडर करते हैं? तो दिखाई दे रहा है कि सर हेक्साबर्सिक एसिड है सर, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फाउंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, ध्यान रखना क्या है सर, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कौन सा नहीं पाया जाता है एनिमल सेल्स में? तो सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बाकी चीज पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके एग्जाम में। हाँ बिल्कुल सही है। नाउ चेतन, क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है। कंप्लीट हो गया 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। मासीलिया fern and horses tell are example of which of the following plants groups। किसके एग्जाम्पल हैं सर? तो ये हैं सर जी टेरिडोफाइट। किसके हैं सर? टेरिडोफाइट, ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइट के। तो ये थे 120 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको उम्मीद करते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं सभी को चीज़ें समझ में आई कि सर जो हमने रिवीजन का सेशन रखा हुआ है, ये रिवीजन हमारे लिए बेनिफिशियरी है। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि रिवीजन बेनिफिशियरी है? एक बार जितने सारे बच्चे हैं वो बता दें, जिसने मेरे संग 2018 से 2019 का वन कर लिया, 2019 का। चेतन, चीज़ें समझ में आ रही है? चेतन, चीज़ें समझ में आ रही है कि सर प्रैक्टिस सेशन फिलहाल अच्छा है क्योंकि PYQS हम लोग केवल कर रहे हैं, और इससे हमें ये समझ में रतन सर आ रहा है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से दे रहे हैं, चेंजिंग कहाँ पे कर रहे हैं। 2018 का सर पेपर बहुत टफ था, लेकिन सर 19 का जो सीडीएस 1 का पेपर हुआ है सर वो इजी था, इजी टू मॉडरेट था सर। अभी तक हमें एक दो क्वेश्चन दिखा मॉडरेट, और अदरवाइज नहीं दिखा, सब इजी क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो अगेन हमारी कल आपसे जब मुलाकात होगी तो सीडीएस 2 पेपर के संग होगी। सीडीएस 2 का पेपर होगा, 2019 का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक दिन में कंप्लीट करेंगे, उम्मीद करेंगे कल पूरी कंप्लीट कर ले एक दिन में 120 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जब हम आपको कराएंगे 2020 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्वेश्चन एंड तो अच्छा जी, ग्रेट ग्रेट। अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं, इसी तरह से बनेगा चेतन, इसी पैटर्न पे बनेगा। अभी 2020 का पेपर देखना ना, 20 और 21 का, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, इसी पैटर्न को 2022 में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, करंट अफेयर बाय रतन सर, या करंट अफेयर बाय रतन सर चैनल जाके सर्च करके आप मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। आइकॉनिक प्लस का लेना चाहते तो ले सकते हैं। कोड आपको पता है सर, आर लाइफ कोड को अप्लाई करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो कोड आपके सामने है। आइकॉनिक के लिए भी सेम है, आर लाइफ कोड को अप्लाई करिएगा सर। 100% चेतन, 100%। मैंने आपकी एक्यूरेसी देखी, अच्छी है, एक दो चार क्वेश्चन गलत कर रहे थे, अदरवाइज आप अच्छा कर रहे थे, तो क्लियर तो हो ही जाएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी 8 PM पे। कब होगी सर? 8 PM पे मुलाकात होगी
जहाँ पे हम प्लस क्लास में आज आपको कराने वाले हैं रिवीजन जीएस का। ठीक है, चलिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।